खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भोपाल एनकाउंटर एक बार फिर सवालों के घेरे में। हालांकि पहले तो यही कहा जा रहा था कि इस एनकाउंटर पर सवाल ही नहीं उठाने चाहिए क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन देखिए सवाल उठते हैं तो कई बातें निकलकर सामने आती हैं। अब जैसे कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, एक तो वायरलेस रिकॉर्ड सामने आ गया है उन पुलिस वालों का जो कि मौके पर मौजूद थे जिन्होंने एनकाउंटर को अंजाम दिया, और यह वायरलेस रिकॉर्ड यह साफ कहता है कि ऊपर से जो ऑफिसर्स का निर्देश था इन पुलिस वालों के लिए वो यह था कि इन कैदियों को छोड़ना नहीं है, इन सिमी एक्टिविस्ट को छोड़ना नहीं है, इन अंडर ट्रायल कैदियों को छोड़ना नहीं है, उन्हें मार देना है। दूसरी और अहम बात जो बार बार की जा रही थी कि आखिर जेल ब्रेक कैसे हुआ। ये जो भोपाल की सेंट्रल जेल है ये टॉप 10 सिक्योरिटी के लिहाज से टॉप 10 जेलों में आती है, देश की शुमार है। इसमें इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया कि 8 कैदी जिन्हें शिवराज सिंह चौहान दुर्दांत आतंकवादी बता रहे हैं वो एक साथ निकलकर भाग गए। अब यह भी जानकारी सामने आई है कि दरअसल 250 गार्ड्स की जरूरत होती है इस सेंट्रल जेल में, लेकिन मौके के वक्त यानी दिवाली के दिन जब ये कैदी फरार हुए तो सिर्फ और सिर्फ 50 गार्ड्स यहां पर मौजूद थे। यानी सिक्योरिटी में जबरदस्त लापरवाही की गई है जिसका अंजाम हमारे सामने है। सबसे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और उसके बाद इन्हीं सवालों पर आज होगी बहस अपने तमाम खास मेहमानों से। भोपाल सेंट्रल जेल से फरार होने के बाद इनकाउंटर में मारे गए कैदियों के वाकये के बाद ईटीवी का कैमरा भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचा, जहां ईटीवी ने एक्सक्लूसिव वीडियो को शूट किया। ईटीवी के कैमरे में सिमी के मुश्तबा कारकुनों की हर हरकत कैद हो गई। भोपाल सेंट्रल जेल में सिमी के 29 मुश्तबा कारकुन कैद थे, जिसमें से 8 को इनकाउंटर में हलाक किया गया। ईटीवी के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जो जेल ब्रेक करने से पहले बनाया गया। ये सब जेल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, जिसको ईटीवी ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। वीडियो में कैदियों की वो हर पहली तस्वीर है जो फरार होने से पहले सीसीटीवी में कैद हो गई। इसमें जेल के बैरक से लेकर दीवार तक नजर आ रही है। जेल के ए और बी ब्लॉक में सिमी के मुश्तबा कारकुनों को रखा गया था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कैदी फरार होने से कबल बैरक से बाहर आकर बहुत देर तक एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। जराये के मुताबिक इसी बातचीत में जेल ब्रेक करने का मंसूबा बनाया गया। इन तस्वीरों में आप जेल की वो दीवार भी देख सकते हैं जिसे फलांग कर कैदी फरार हुए। यहाँ नाकिस सिक्योरिटी जेल इंतजामिया की लापरवाही को बताने के लिए काफी है। भोपाल सेंट्रल जेल के जेल ब्रेक होने के बाद आईएसओ सर्टिफाइड जेल होने के तमगे को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इतनी हाई सिक्योरिटी जेल होने के बाद भी, आईएसओ सर्टिफिकेट होने के बाद भी जेल ब्रेक कैसे हो गया। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटायर्ड डीआईजी जेल RS विजयवर्गीय जी। विजयवर्गीय जी, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि आईएसओ सर्टिफाइड जेल है उसके बाद भी जेल ब्रेक हो गया, तो इस आईएसओ सर्टिफिकेशन के मायने क्या हैं? आईएसओ सर्टिफिकेशन जब दिया गया था तब जो नाम्स थे उनके, उसमें ज़्यादातर नाम्स इस बात के लिए थे कि प्रिजनर्स के वेलफेयर के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उनकी करेक्शनल साइट, उनकी सुविधाओं के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आईएसओ हो जाने के कारण ये हाई सिक्योरिटी जेल हो गई है। कदापि ये हाई सिक्योरिटी जेल नहीं है। मध्य प्रदेश में कोई भी जेल हाई सिक्योरिटी जेल नहीं है, और मध्य प्रदेश ही क्या अन्य कई प्रदेशों में हाई सिक्योरिटी जेल नहीं है। हाई सिक्योरिटी जेल का प्रस्ताव मध्य प्रदेश शासन की तरफ से भारत सरकार को भेजा भी गया था, और भारत शासन ने ये कहा था कि 14 फाइनेंस में हमने आपको बजट दिया है, आप इसका निर्माण इसके पैसे के माध्यम से कराएं। 2013 से या 2014 से शासन स्तर पे ये प्रस्ताव पेंडिंग है। तो RS विजयवर्गीय साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि आईएसओ सर्टिफिकेशन का मतलब जो है सुविधाओं को लेकर है, सिक्योरिटी को लेकर नहीं। और केंद्रीय जेल भोपाल जो है किसी भी मायने पर हाई सिक्योरिटी जेल नहीं थी। हालांकि 2014 में केंद्र से प्रस्ताव आया था कि आप अपने स्तर पर इसको अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पर आड़े आ गई, जिसके चक्कर में
ये जेल ब्रेक जो देखने को मिला वो ना होता अगर समय रहते कदम उठा लिए गए होते। सहयोगी उवैद के साथ मैं अखिलेश, ईटीवी न्यूज़ भोपाल। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रवीण दीक्षित साहब हैं जो कि आज मुंबई से हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं महाराष्ट्र के। नासिर हुसैन, डॉक्टर नासिर हुसैन जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। अश्विनी उपाध्याय साहब बीजेपी लीडर दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ अमीक जामई साहब हैं जो कि सीपीआई के लीडर हैं। सबसे पहले आज अश्विनी उपाध्याय साहब, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। बार बार बीजेपी के जो भी स्पोक्स पर्सन आ रहे थे, इसको लेकर जो भी डिबेट हुई है भोपाल एनकाउंटर को लेकर, कहा यह जा रहा था कि सवाल ना पूछिए क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। आज आप ये बात मानेंगे, क्योंकि जो अब बातें सामने आई हैं उसके बाद आप ये बात मानेंगे कि सवाल जो पूछे जा रहे थे वो जरूरी थे, क्योंकि वो सवाल जब पूछे गए तो देखिए क्या क्या जानकारियां सामने आ रही हैं। नहीं समीर जी, पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर जेल से वो छूट के निकले हैं तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं। हम इसको बहुत ईमानदारी से स्वीकार करते हैं और उसी के लिए बाकायदा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, वो जांच कर रही है। लेकिन वो निकल के भाग गए, उनको एनकाउंटर में मारा गया, मुझे लगता है इस पे चर्चा नहीं होना चाहिए। हाँ, निकल के भागे, ये खामियां हैं, उसको मैं आपके सामने कैमरे पे जनता के सामने स्वीकार कर रहा हूँ कि खामियां नहीं होती तो कैसे भाग पाते। निश्चित रूप से जिस लेवल के वो अपराधी थे, जिस लेवल के वहां पे आतंकवादी थे, उस लेवल की सुरक्षा मुझे लगता नहीं थी। क्योंकि वो दीपावली का दिन था, निश्चित रूप से कुछ लोग छुट्टी चले गए थे, त्योहार आप जानते ही हैं, साल भर का एक में त्योहार आता है। लेकिन मुझे लगता है बहुत बड़ा सबक भी है कि आगे से ऐसी चीजें ना हो, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, चाहे रमजान हो। मुझे लगता है सिक्योरिटी को लेकर इन चीजों को देखने की जरूरत है और सरकार देख रही है। आप कह रहे हैं जेल ब्रेक जिस तरह से किया गया, जिस तरह से कैदी फरार हुए, उस पर तो सवाल उठने चाहिए, लेकिन क्या आप अभी भी ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर पर सवाल नहीं उठने चाहिए? नया जो वायरलेस रिकॉर्ड सामने आया है, जो पुलिस वाले वहां पर मौजूद थे और जिस तरह से उनके ऑफिसर्स उन्हें निर्देश दे रहे थे कि छोड़ना नहीं है, इन्हें मार देना है, आपको लगता है यह सही तरीका है? क्योंकि आप पेशे से एक वकील भी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तो हैं ही, पेशे से वकील भी हैं, कानून बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको लगता है ये ठीक है और इसके बाद भी हम सवाल ना उठाएं एनकाउंटर पर? नहीं समीर जी, मैंने आपको बताया, आपका तो हक है, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में, आपका सवाल उठाना आपका हक है, उसमें मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप सवाल मत उठाइए। मैं तो आपको ये केवल बताना चाहता हूं, एक वकील के, जैसा आपने बताया कि वकील के नाते ये पूरा जांच का विषय है। वो जो आप ऑडियो क्लिप की बात कर रहे हैं, वो ऑडियो क्लिप के पहले क्या क्या बातें हुई, उसके बाद और क्या क्या हुआ, जब तक वो सारी बातें नहीं आएंगी, वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया छोड़ना मत, या तो सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसा लग रहा था अगर इनको छोड़ देंगे तभी जिसने एक पुलिस को मारा है, हो सकता है कुछ लोगों को बंधक बना ले। देखिए, जो आतंकवादी जेल तोड़ के भाग सकते हैं तो निश्चित रूप से वो किसी भीड़ को, बच्चों को मान लीजिए, महिलाओं को, बच्चों को, या एक भीड़ को काबू में लेके उनको अपना सेफ्टी गार्ड बना सकते हैं। तो वो किन स्थितियों में पुलिस ऐसा कह रही थी कि इनको छोड़ना नहीं है, मुझे लगता है ये पूरा जांच का विषय है। और इसीलिए एक जुडिशियल, आज तो सरकार ने डिसाइड किया कि इसमें जुडिशियल जांच बैठाई जा रही है, वो पूरा देखेगी कि वो कैसे भागे, ये भी देखा जाएगा, किस कंडीशन में उनका एनकाउंटर किया गया, एनकाउंटर करना जरूरी था या नहीं था, ये सारी बातें मुझे लगता है अब तो हाईकोर्ट के जो जज साहब हैं वो देखेंगे पूरा इसको। ठीक है डॉक्टर नासिर हुसैन, एक रिएक्शन में आपसे चाहूंगा, जिस बात का जिक्र अश्विनी जी भी कर रहे हैं कि अब तो न्यायिक जांच हो रही है तो सारे सवाल जो हैं उसके जवाब तो मिल ही जाएंगे, फिर सवाल उठाने का तो कोई खास मतलब रह नहीं जाता। लेकिन जिस तरह की नई बातें सामने आई हैं, सबसे पहले हम वायरलेस रिकॉर्ड का ही जिक्र कर लें। क्या इस वायरलेस रिकॉर्ड को सुनने के बाद आपको यह नहीं लगता कि ऊपर से यह डायरेक्ट निर्देश थे कि इनको छोड़ना नहीं है, मतलब जिंदा तो नहीं पकड़ा जाना है? यह क्लियर क्या नहीं होता इस वायरलेस रिकॉर्ड से? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे संघ परिवार के दूसरे जितने भी संगठन हैं, उन तमाम लोगों का इस देश में एक पॉलिटिकल नैरेटिव चल चुका है। देश में कुछ भी हो जाए, आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ या उनके सरकारों के खिलाफ
जो है आप कुछ बोल नहीं सकते, कुछ डिमांड नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, या नहीं तो आप देशद्रोही करार दिए वहां तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है, के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे भी वही मसला है भाई, आप एक पार्ट के बारे में आप पूछ सकते हैं, दूसरे पार्ट के बारे में आप बात नहीं कर सकते। एनकाउंटर का मतलब क्या है? इस देश के अंदर किसी को भी मार देने का कोई छूट है क्या? हर चीज पे सवाल खड़ा हो सकता है, भले कोई मेरी पार्टी हो, कोई और अपोजिशन पार्टी हो, किसी भी चीज पे सवाल खड़ा कर सकती है। हाँ। सवाल खड़ा करने पे हमारी देश की डेमोक्रेसी में कोई किसी को रोक नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। अब इस बात को देखना है कि उस सवालों को जवाब तो जमहूरियत के मायने ही खत्म हो सरकार है, चाहे मध्य प्रदेश की हो या सेंटर की हो, वो जवाब दे पाती है या नहीं, देश के लोगों को कन्विंस कर पाती है नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। आप सवाल नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। मुझे लगता है कि देश को गुमराह करने की पूरी कोशिश हमेशा ये करते हैं। हम लोग सवाल खड़े करते रहेंगे। इस एनकाउंटर में भी जिस तरह से बाहर तथ्य आए हैं कि बेडशीट्स इस्तेमाल किए गए, टूथब्रश से चाबियां बनाई गई, 8 लोग 8 अलग अलग बैरक में रहने वाले सब मिलके 8 बैरक तोड़ के निकल के आ गए। 35 फीट की दीवार उन्होंने स्केल किए, लेकिन दूसरी वाली जो दीवार थी 5 फीट की, उसको स्केल नहीं कर पाए। बहुत सारे चीजें इसमें बाहर निकले हैं, इसका जवाब देना पड़ेगा सरकार को। हम ये नहीं कहते कि जो आतंकवादी है या जी मैं आऊंगा, अश्विनी जी आऊंगा। सबसे पहले एक रिएक्शन ले लूं। अमीर जमई, जिस बात का जिक्र यहां पर किया जा रहा है, वायरलेस रिकॉर्ड की हम पहले बात कर लें। जेल ब्रेक जिस तरह से हुई, वहां पर क्या सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, उस पर भी मैं आऊंगा। वायरलेस रिकॉर्ड से क्या साबित होता है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो भोपाल जेल का ये जो इनकाउंटर जिसको बताया जा रहा है, अगर आप गुजरात में जो इनकाउंटर की राजनीति है उसके परिपेक्ष में देखेंगे तो आप इसको आसानी से समझ में आएंगे। आपको जो है मालूम होना चाहिए आपको कि गुजरात में करीब 10 आईपीएस ऑफिसर आज वहां की जेलों में आराम फरमा रहे हैं इन्हीं सारे फेक इनकाउंटर्स के मामले में। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो शिवराज जी हैं वो गुजरात की जो इनकाउंटर की जो पॉलिटिक्स थी इनकी, उसको इंपोर्ट करके मध्य प्रदेश में लाए हैं और अगले प्रधानमंत्री दरअसल वो बनना चाहते हैं। और रही बात इस मामले की, तो कोई भी, मैं तो कह रहा हूं कि एक कांस्टेबल भी इस मामले को अगर देखेगा, सीधे सीधे ये इनकाउंटर नहीं, ये कहेगा ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। मैं आपको अपने तजर्बे से बताऊं, राजस्थान की जेलों में, जयपुर का जो कारागार है और जो जोधपुर का कारागार है, ऐसे बंदियों से मैं वहां पर उनके केसेस के एडवोकेसी के मामले में मैं मिलकर आया हूं। हाँ। आप जहां तक ये जो हमको ये जो दिखाई जा रहा है सीसीटीवी फुटेज, ये वो फुटेज है उनके मुताबिक बच्चों के, कि जब वो शाम में या सुबह में उनका एक समय होता है बाहर आने का। हाँ। जब वो बाहर आते हैं, धूप लेते हैं, कपड़े धुलते हैं, अखबार पढ़ते हैं, ये पहले का फुटेज है। हाँ। ये वो फुटेज है जो कि रोजाना इनको मिल सकता है। जी। दूसरा, वहां से उनको मिलने वाला जो जगह है, उनको 3 बैरिकेड, 3 अलग अलग सिक्योरिटी के जो स्टेप्स हैं उसको निकालने पड़ते हैं। और जब बाहर आप जेल के आ जाते हैं तो जेल के बाहर सीआरपीएफ या बीएसएफ डिप्लॉयड होता है। ऐसा नहीं है कि वहां पर कोई अंग्रेजों के जमाने के जेलर होंगे कि कोई भी वहां से निकल जाए। और खासकर जो मोस्ट सेंसिटिव जेल है वो इसमें से इसका नाम आता है। तो ये सीधे सीधे ये तय किया हुआ है कि जो लड़के, जिसमें जजेस ने पिछले मामले में कहा था, जो मुझे जानकारी है इन वकीलों के जरिए, इसमें बहुत सारे लड़के, शिवराज की सरकार की जो पुलिस थी उनके पास कोई सबूत इनके खिलाफ आज तक नहीं मिला था। और जज ने इनको हड़काया था कि भैया मैं इनको कब तक जेल में रखूं। तो ये चाहते हैं जो आरएसएस की नेतृत्व में ये जो पुलिस फोर्स और ये सरकार काम कर रही है कि अब ये छूट जाएंगे तो बहुत सारे देख रहे हैं बहुत सारे पुलिस अफसर जेल जाएंगे। वो ना हो, पुलिस अफसरों को बचाया जाए जिन्होंने हिंदुत्व के लिए काम किया है, इसलिए इनको ठोक दो। और ये इस साजिश का पूरा इसका नतीजा है। हाँ। चाहे भले इनको जेल से निकाला गया हो, भगाने के लिए निकाला गया हो, लेकिन इसमें ये सारे बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, आपके हिसाब से साजिश है। ठीक है, हमारे साथ जी अश्विनी जी मैं आऊंगा आपके पास। एक रिएक्शन पहले, सबसे एक रिएक्शन। जी ठीक है। प्रवीण दीक्षित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डीजीपी रह चुके हैं महाराष्ट्र के। प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो वायरलेस रिकॉर्ड हमारे सामने आया है और जिसमें जिस तरह से जो पुलिस के ऑफिसर्स कंट्रोल रूम में बैठे होंगे वो निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, मौके पर जो पुलिस वाले मौजूद हैं जो एनकाउंटर को अंजाम दे रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि इनको मार दो, छोड़ना नहीं है इनको। इस तरह के ऑर्डर्स आपके हिसाब से कब दिए जाते हैं?
देखिए ऐसा है, आपको पता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसमें साफ साफ ये बात बताई गई है कि जब कोई भी ऑफेंस जिसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या डेथ इम्प्रिजनमेंट है, सेक्शन 46 में एक्सप्लेन किया हुआ है, उस समय अगर ज़रूरत पड़े तो न केवल पुलिस, बाकी दूसरी भी कोई भी व्यक्ति जिसके सामने ये ऐसी कोई चीज़ कोई आदमी कर रहा है, तो उस ऑफेंस के लिए कुछ भी करने के लिए उस आदमी को या पुलिस को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से परमिशन दी गई है। उसमें साफ साफ ये बात कही गई है। ऐसी कोई चीज कर और रहा है जहां मतलब? तक कंट्रोल रूम से आदेश देने की बात है, आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि कंट्रोल रूम और जो फील्ड लेवल ऑफिसर्स है उनमें खाली कम्युनिकेशन है, वो कोई ऐसे ऑर्डर कंट्रोल रूम से लेते नहीं है। जो स्पॉट पर ऑफिसर है वो खुद उसमें सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ एम्पावर्ड है। उनको कंट्रोल रूम में बैठा हुआ कोई आदमी ऑर्डर देने का या न देने का सवाल नहीं है। और अगर दिया भी है तो उसकी, आपने जैसे कहा कि अभी न्यायिक इंक्वायरी ऑर्डर की गई है और न्यायिक चौकसी के दौरान किसने क्या कहा, क्या सुना, नहीं। क्या किया। प्रवीण जी, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा था, आपने बिल्कुल सही बात कही कि ये तो फील्ड में जो मौजूद है पुलिस वाला, ये वही तय करेगा कि वहां पर किस तरह की सिचुएशन है। मैं आपसे बस ये जानना चाह रहा था कि आखिर वो किस तरह की सर्कमस्टेंसेस होती हैं, किस तरह के हालात होते हैं जब एनकाउंटर के लिए गई पुलिस टीम को इस तरह ऑर्डर दिया जाता है कि इनको मार देना है, छोड़ना नहीं है जिंदा। अभी देखिए, जो वीडियो नज़र में आई है, जब तक वो पता नहीं कि वो वीडियो कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है कि ये जो 8 आदमी भागे थे वो किसी पहाड़ के ऊपर है और जो पुलिस उनको घेरने की कोशिश कर रही है वो नीचे है। तो उनको ये पता नहीं है कि उनके पास वेपन्स है या उनके पास कितने डेडली कुछ और भी चीज़ें हैं, कोई हाथ बम हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ें है या नहीं ये पता नहीं है। उस समय अगर पुलिस जो नीचे है वो उसको कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो इसके अलावा और क्या कर सकता है? मतलब मार दिया जाना ही एकमात्र रास्ता था। आपको वीडियो देखकर ये लगा? समीर, नहीं समीर, नहीं, वीडियो देख के लगता है कि उसमें कोई चारा नहीं है। ऐसा है, पहली अगर बात उसको मैं आपको बचाना भी कोई चाहता है तो वो बचाने के लिए उसमें ठीक है। अश्विनी उपाध्याय जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, कर लीजिए, आप अपनी पूरी बात कर लीजिए। समीर जी, देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं समीर, जैसा अभी दीक्षित जी ने बताया, डीजीपी साहब ने, आपको पास सेल्फ डिफेंस सबके पास होता है। सेल्फ डिफेंस केवल आम आदमी के पास नहीं होता, पुलिस के पास भी होता है। ऐसी सिचुएशन में जहां 8 आतंकवादी ऊपर बैठे हुए हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, जेल से भागे हुए हैं, हो सकता है कुछ लोगों को बंधक भी बना सकते हैं, हो सकता है पुलिस के ऊपर कोई आक्रमण कर दे, और क्योंकि जेल से छूटने के बाद उनके पास हथियार नहीं मिलते, इसका मतलब रास्ते में कोई ट्रायल है, वो काम आतंकवादी कर रहा नहीं था। है। तो ये एक मिनट प्लीज मैं अपनी बात पूरी कर लूं, अब उसके बाद आप बोलिए। जी, आतंकवादी मत बोलिए, दूसरी बात वकील मैं हैं आपको आप अभी। बताऊं, जहां तक सवाल खड़ा करने की बात है, जी, एक मिनट प्लीज, आप प्लीज बीच में मत बोलिए, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए प्लीज। अरे आप आतंकवादी एक तो हमारे कैसे भाई कह ने रहे हैं? बोला ठीक है, गुजरात, ठीक है, आपने अपनी बात कह दी, गुजरात ठीक है, में अपनी ये बात वो पूरी लोग कीजिए हैं जो अश्विनी। इसरत जहां को आतंकवादी नहीं मानते। ये जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, ये लोग इसरत जहां को आतंकवादी नहीं मानते, जेलों में आराम ये फरमा याकूब रहे हैं मेनन को गुजरात की। आतंकवादी नहीं मानते। याकूब मेनन को गुजरात में फांसी ना की जेल सजा में हो वो गई आराम थी। फरमा रहे हैं, आपको याद है अश्विनी जी, समीर, प्लीज मुद्दे पर याकूब रहिए, मेनन को फांसी मुद्दे की पर रहिए। सजा हम होने इशरत के जहां का जिक्र बावजूद- करने नहीं बैठे आज, हम याकूब मेमन की बात नहीं करेंगे। हम आज नहीं, मैं हम मुद्दे सिर्फ पे भोपाल हूं। एनकाउंटर की बात कर रहे हैं। ये जो लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे भी सवाल खड़ा कर चुके हैं। जब याकूब मेनन को फांसी हुई थी तो ओवैसी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के दीजिए ना, सीताराम आप येचुरी, छोड़िए ये ना। सारे लोग तब भी आप कह रहे आज थे की उनके बात निर्दोष कीजिए हैं। अश्विनी जी। ये अफजल गुरु का भी अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जो गाइडलाइंस दी इस तरह के एनकाउंटर को लेकर, वो पता है आपको, वो याद है? आपको ये बता रहा हूं, मुझे तो जरूरत नहीं है आपको बताने की वो। और उसके हिसाब से सुनिए अश्विनी जी, अश्विनी जी सुनिए, अश्विनी जी सुनिए, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आप कोई भी एनकाउंटर होता है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, एक स्वतंत्र एजेंसी से उसकी जांच कराई जानी चाहिए, और जब तक जांच कंप्लीट ना हो जाए
आप किसी तरह का गैलेंट्री अवार्ड, कोई प्राइज नहीं दे सकते एनकाउंटर में शामिल टीम को। फिर मध्य प्रदेश सरकार क्यों ऐलान कर रही है कि 2-2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा? यह उल्लंघन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का? नहीं। अरे समीर, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। समीर, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं। मैं क्रिमिनल का ही लॉयर हूं, मैं सिविल और टैक्स का लॉयर नहीं हूं जी। जो गाइडलाइन ये है कि अगर इनकाउंटर होगा तो उसका बाकायदा एक मिनिमम मजिस्ट्रेट या एबव मजिस्ट्रेट इस लेवल से जांच कराई जाएगी, वो बाकायदा कर दिया गया है। जो आपके जुडिशियल प्रोसीजर है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है इनकाउंटर के बाद, वो फॉलो किया जा रहा है। और उसमें मजिस्ट्रेट क्या, आप तो बाकायदा जुडिशियल इंक्वायरी हो गई है। जहां तक अवार्ड देना ना देना ये सरकार का काम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं रोक नहीं लगाई हुई है। आपको, मुझे लगता है आप इसको करेक्ट कर लें। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गैलेंट्री अवार्ड दिया जा सकता है इसरत जहां को भी, अगर सरकार चाहे तो गैलेंट्री अवार्ड दे सकती है पुलिस वालों को, एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों को गैलेंट्री अवार्ड और प्राइज दिया जा सकता है। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, आप इनकार कर रहे हैं? बिल्कुल दे सकती है। अरे मैं आपको बता रहा हूं ना, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यह है कि इनकाउंटर के बाद उसकी मजिस्ट्रेट या उसके ऊपर के अधिकारी जांच करेगा, उसमें अवार्ड देने की कोई बात नहीं कही गई, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि ये वो लोग हैं, ठीक है, जब ठीक है, अमीक इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं। सुन लीजिए अश्विनी जी, सुनिएगा, मुझे ब्रेक भी लेना है। अमीक, वो कह रहे हैं ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, किसी गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं किया एमपी गवर्नमेंट। अश्विनी बाबू, ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में जब वो निहत्थे हैं, वो कह रहे हैं हमको सरेंडर करना है, तो गोली मारना कहां पे कहा है? वो अंडर ट्रायल है, वो अंडर ट्रायल है अभी। जब वो कह रहे हैं हमें सरेंडर करना है, गोली मारना कहां पे बोला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में? अरे आप वकील हैं कि आप झूठे आदमी हैं? पर्सनल तो बता रहा हूं ना, आप पर्सनल टिप्पणी से हमें बचना चाहिए। आपको फोन करके बताया होगा मैं सरेंडर करने वाला हूं, आपको फोन किया होगा। अरे उनको सरेंडर करना था जेल। अरे भैया, वो वीडियो में दिखा रहा है, आप बिल्कुल वो वीडियो में कह रहे हैं लड़के, उनको सरेंडर करना था जेल तोड़ के, वो लड़के वीडियो में कह रहे हैं सिपाही का गला क्यों रेत दिया, क्या वो वीडियो में उन्होंने बोला है। अरे भैया, वीडियो छोड़ो। अश्विनी जी, ये सवाल इसलिए उठ रहा है ना, मैं आपको बताता हूं अश्विनी जी, क्योंकि एटीएस के जो आईजी हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कैदी निहत्थे थे, इनके पास कोई फायर आर्म्स नहीं थे। लेकिन जो आईजी भोपाल हैं वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने गोलियां चलाई, हमने रिटेलिएट किया, मार दिया। तो एमपी की पुलिस ही दो तरह की बात कर रही है, जबकि एटीएस चीफ ने कहा कि उनके पास कोई हथियार नहीं था। मैं यही तो उसके बाद बचता क्या है? करके बताया होगा कि नहीं। अरे एटीएस चीफ ने तो बताया है ना, आप ही के तो हैं सरकार में। बताया था कि हम तो सरेंडर करने जा रहे हैं जी। अरे एटीएस चीफ ने बताया, देश को बताया है। ठीक है, मतलब आप उसको भी नहीं मानना चाह रहे हैं, जो कि ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, तो कांग्रेस जो नहीं बाइट है। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। डॉक्टर नासिर हुसैन, एक छोटा सा रिएक्शन, मुझे ब्रेक लेना है। डॉक्टर नासिर हुसैन, देखिए, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जो पिछले वारदातों को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है इस एपिसोड पे डिस्कशन करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। इसमें जो है, जब ये कह रहे हैं कि सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं, क्यों नहीं सवाल खड़ा कर सकते हैं? जब एटीएस चीफ मिस्टर संजीव शमी जो लीड कर रहे थे वो ऑपरेशन, कहते हैं कि वो निहत्थे थे, उनके पास फायर आर्म्स नहीं थे। एक योगेश चौधरी डीआईजी वो कहते हैं कि फायर आर्म्स थे, इनके होम मिनिस्टर कहते हैं कि फायर आर्म्स नहीं थे, इनके चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि फायर आर्म्स थे। तो किसको हम माने हैं, किसकी बात यहाँ माने? जब तो सवाल खड़ा होगा ना, उससे बड़ी बात है कि जो भागने वालों के पास कपड़े थे, उनके पास आर्म्स थे, उनके पास ड्राई फ्रूट्स थे, उनके पास जूते थे। 15 घंटे में वो बाहर निकल के 8 घंटे के बाद में 8 लोग इकट्ठा ही घूम रहे थे, और वो कितने 10-12 किलोमीटर ही गए हुए थे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। पहली बात तो जेल ब्रेक कैसा हुआ, कैसा वहां से निकल के वो दौड़ने में कामयाब हुआ, इसके ऊपर बहुत बड़ी जांच होना चाहिए। उसके ऊपर तो एनकाउंटर तो फॉलो होगा ही होगा, सवाल तो खड़े होंगे ही होंगे। बिल्कुल। और भागते किसी को भी उठा के मार दो, और भाग रहे थे 3 बैरकों से निकलकर, उस वक्त सिर्फ एक ही गार्ड था वहां पर जिसने इनको देखा, और कोई तो देख भी नहीं पाया। और सीसीटीवी फुटेज 4-4, 5-5 कैमरास की किसी को मिल नहीं रही। वीआईपी के नौकरी पे लगाया गया। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं। नासिर हुसैन साहब, आप सही कह रहे हैं। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूं, और ब्रेक के बाद सिक्योरिटी ब्रीच जो हुआ है इस सेंट्रल जेल का, उस पर उठाऊंगा सवाल, क्योंकि यह जानकारी भी सामने आ गई है कि 250 गार्ड्स की यहां पर जरूरत थी, लेकिन उस वक्त यानी दिवाली की रात 50 गार्ड ही मौजूद थे। बाकी सारे जो गार्ड थे, करीब 80 के करीब जो गार्ड्स थे, वो साहेब की ड्यूटी बजा रहे थे, यानी अलग अलग मंत्रियों के बंगले पर
या फिर ऑफिसर्स के बंगलों पर उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। जब शिवराज सिंह चौहान खुद कह रहे हैं कि दुर्दांत आतंकवादी इस जेल में मौजूद थे, तो इतना गंभीर जुर्म कैसे किया गया? सिक्योरिटी में इतनी जबरदस्त लापरवाही क्यों की गई? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो भोपाल एनकाउंटर को लेकर तरह तरह के सवाल तो उठ ही रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने चर्चा की जिस तरह से वायरलेस रिकॉर्ड सामने आया है जिसपे कहा जा रहा है कि मार दो, इन्हें छोड़ना नहीं है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक और अहम जानकारी सामने आई है कि जिस वक्त ये जेल ब्रेक हुआ यानी दिवाली की रात, 250 गार्ड्स की जरूरत थी इस जेल में, सेंट्रल जेल में, लेकिन 50 गार्ड ही मौजूद थे। अश्विनी उपाध्याय साहब, क्या आपको लगता है कि जब इस तरह के आतंकवादी, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बयान है, बहुत ही खतरनाक आतंकवादी इस सेंट्रल जेल में मौजूद थे, तो सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे किया गया कि 250 गार्ड्स की जरूरत थी और 50 गार्ड ही मौजूद थे दिवाली की रात? और खास बात यह रही कि 80 गार्ड नेताओं की ड्यूटी बजा रहे थे, ऑफिसर्स के बंगलों पर लगे हुए थे। हाँ समीर, ये निश्चित रूप से ये भूल हुई है। इसी के लिए बाकायदा जेलर को, डीआईजी को और एडीजी को, इन लोगों को अभी सस्पेंड किया गया है। और अभी चूंकि जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी के बाद अगर इसमें बहुत गंभीर, अगर जानबूझ के बहुत बड़ी इसमें अगर कुछ हुआ है तो निश्चित रूप से सरकार ने बोला है, मुख्यमंत्री जी ने बोला भी है कि हम इनको केवल सस्पेंड नहीं करेंगे बल्कि टर्मिनेट करेंगे। अगर साजिश कुछ हुई है इसमें, बाकायदा अधिकारियों की तरफ से या पुलिस की तरफ से या किसी की अगर मिली भगत पाई जाती है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाएगा, उनको सस्पेंड कर, टर्मिनेट भी किया जाएगा। और चूक हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन निश्चित रूप से ये हमारी सरकार ने वहां पे जो अभी कदम उठाए हैं उसको हमारे विरोधी मुझे लगता नहीं मानेंगे। वो विरोधी का काम है विरोध करना, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वो कोई निर्दोष नहीं थे, वो कोई परेशान आत्मा नहीं थे। इसके पहले उनका बहुत बड़ा इतिहास रहा है, उसमें से 3 पहले भी जेल तोड़ के भाग चुके हैं। और जहां तक सवाल खड़ा करने की बात है, मैं फिर से वही कहता हूं, ये लोग तो अफजल गुरु को भी निर्दोष मानते हैं, याकूब मेनन को निर्दोष मानते हैं, इशरत जहां को निर्दोष मानते हैं, बटला हाउस में जो पकड़े गए उनको भी निर्दोष मानते हैं, मुंबई में उसको निर्दोष मानते हैं, बटला हाउस में बकायदा सोनिया गांधी रोई थी फूट फूट के। आपको याद है ना, बटला हाउस में फूट फूट के रोई थी वो। ठीक है अश्विनी जी, देखिए हमने कहा ना कि पुराने मामलों का हम जिक्र ना करें, इसी पर रहें। आप अरे भैया, बटला निर्दोष नहीं थे, वो बेकसूर नहीं थे, ये तय करना तो उनकी अदालत का काम है ना। अंडर ट्रायल सी थी ना वो, या उनका गुनाह साबित हो गया था। अश्विनी जी, जब एक वकील इस तरह की बात करता है ना, समीर, मुझे बहुत दिक्कत होती है। समीर, जिस पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट पे सवाल खड़े कर सकते हैं, वो इस पे खड़े क्यों नहीं करेंगे यार? क्या बात कर रहे हैं आप? याकूब मेनन के केस में सीताराम येचुरी ने सवाल खड़ा किया, दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़ा किया, ओवैसी ने सवाल खड़ा किया। तो जो लोग मान रहा हूं इन पर जो लोग सुप्रीम कोर्ट में सवाल खड़ा कर सकते हैं, खड़ा कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मुद्दों की कमी हो गई है, लेकिन जब आप ये फैसला सुना देते हैं, ये तो अदालत का काम है ना अश्विनी जी। अंडर ट्रायल ही थे ना वो इनके पास। हाँ, मैं इसलिए तो आपको कह रहा हूं देखिए कि अदालत की भी तो नहीं मानते ना ये लोग, अदालत की सवाल खड़े करते हैं। आपकी बात में समझ गया, और पूरी सरकार का ही यही पॉइंट है। और बीजेपी के किसी भी लीडर से बात कीजिए तो वो सीधे सीधे आतंकवादी ही कह रहा है। हालांकि हमें जर्नलिज्म में हमेशा अश्विनी जी ये सिखाया गया, अमीक हम सबको ये सिखाया गया कि जब तक आरोप साबित ना हो जाए तब तक आरोपी कहिए कि इस पर ये आरोप है, ये संगीन आरोप है, उसको ये नहीं कहिए कि ये दोषी है, ये गुनहगार है। जी अमीक, देखिए अश्विनी जी ने बड़ी पिछली लंबी चौड़ी बातें कर दी। समीर, मैं उसमें एक चीज आपको और बता दूं, बड़े पदों पर जो गुजरात से लोग देश भर के आज मैं आऊंगा अश्विनी जी। अमीक, जो लोग आए, इतने बड़े बड़े आरोपी इनकाउंटर की पॉलिटिक्स में, उनके नाम थाने में, कचहरी में, तड़ीपार, इवन तड़ीपार तक इनकी पार्टी के लोग हुए हैं, लेकिन आज निर्दोष साबित हो गए। जब निर्दोष साबित हो गए तो हम कोई आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन जब वो अंडर ट्रायल थे तो कौन बोलता था? जब ये सिमी के नौजवान अंडर ट्रायल थे, और बहुत सीधी सी बात है, डीजीपी साहब बताएंगे, थोड़ा उनको प्रेम, संग प्रेम दिख रहा है यहाँ पे, अच्छी बात है, लेकिन क्या उन लड़कों को पकड़ा नहीं जा सकता था? अगर पकड़ा जाते तो हम ये पता करते कि भाई और क्या क्या साजिश चल रही थी। और
जो इतनी मोस्ट सेंसिटिव जेल है, आज पूरा देश, मैं कह रहा हूं कि इवन विकास नारायण राय जो समझौता ब्लास्ट के राष्ट्रवादी आतंकवादी थे, जिस एसआईटी को उन्होंने हेड किया था, उन्होंने तक, पूर्व डीजीपी आईपीएस वो भी रहे हैं, उन्होंने तक जो है इस पे जो है सवाल उठाया है कि उन लड़कों को पकड़ा जा सकता था, ये सीधे सीधे कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। अगर आप दलितों को मारना चाहते हैं मारिए, पिछड़ों को मारना चाहते हैं मारिए, मुसलमानों को मारना चाहते हैं मारिए, लेकिन अश्विनी जी एक बात समझ लीजिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जगह आपका मनुष्य पॉलिटिक्स ज्यादा दिन चलेगी नहीं दिया जाएगा। ये वल्चर पॉलिटिक्स ज्यादा दिन चलने वाली नहीं, आप चिंता मत करिए, आप लोग सिमट चुके हैं पूरी तरीके से। मैं भी ये चाहूंगा, मैं इसलिए बैठा हूं संविधान के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स आप लोग करते रहे चक्कर में मत आइएगा आप लोग। इस वोट बैंक पॉलिटिक्स का नतीजा है। प्रवीण दीक्षित साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कार्यकर्ता नहीं बचे, आपको क्या बहुत सारे शक और शुबा नहीं लगता, बहुत सारे सवाल आपके मन में नहीं उठते जिस तरह की सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आई कि 8-8 कैदी 3 बैरकों से एक साथ फरार हो जाते हैं, वो भी इतनी हाई सिक्योरिटी जेल में, सारे सीसीटीवी फुटेज जो हैं वो किसी को मिलती नहीं, सारे सीसीटीवी खराब हो जाते हैं अचानक से, और सबसे अहम बात कि 8-8 कैदियों को जेल से भागते हुए सिर्फ एक गार्ड देखता है जो कि मारा जाता है। अंग्रेजों के जमाने के जेलर है। दीक्षित साहब बोलिए। दीक्षित साहब, मेरा सवाल आपसे यह था कि जिस तरह की सर्कमस्टेंसेस हमारे सामने आई हैं, जिसमें ये 8-8 कैदी एक साथ सेंट्रल जेल से फरार हो जाते हैं, आपको नहीं लगता कि बहुत सारे सवालात उठते हैं जिस तरह से ये चीजें हुई हैं, सीसीटीवी फुटेज का ना मिलना, एक साथ 8-8 कैदियों का 3 बैरकों से निकलकर फरार हो जाना, टूथब्रश की चाबी बन जाना, और 8-8 कैदियों को भागते हुए सिर्फ एक गार्ड का देखना जो कि मारा जाता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बात तो सच है कि 8 जो सस्पेक्ट्स थे जो जेल में थे, हाई सिक्योरिटी में हो सकते हैं, वो भाग गए हैं। नंबर 2, उन्होंने वहाँ का जो पुलिस गार्ड था उसका भी मर्डर किया है। और जैसा आपने कहा कि जहाँ 250 पुलिसमैन होने चाहिए थे, उस समय खाली 50 पुलिस थे, तो हो सकता है कि जहाँ पुलिस होने चाहिए और जहाँ से ये भाग निकले हैं वहाँ पुलिस नहीं थे। और ये बिल्कुल होता है, ये इसी जेल में नहीं, बहुत सारे जेल में ये हुआ है। अभी कुछ साल पहले की बात है, नागपुर जेल की भी यही बात है। नागपुर जेल से 4 सस्पेक्ट्स थे, वो तो कोई टेररिस्ट नहीं थे, लेकिन वो उसमें जिसको हम प्रॉपर्टी ऑफेंसेस कहते हैं, ऐसे लोग थे। ये बिल्कुल जब मैंने वहाँ जाके पूरा सीन रिक्रिएट करके देखा तो ये चारों जो सस्पेक्ट्स थे उन्होंने अपना सेल जो भी जिस जेल में उनको रखा था, वहाँ के जो लोहे के आर्म्स थे उनको काट दिया, और उसको काट के इन्होंने बिल्कुल पिरामिड करके खुद को 20 फीट की वॉल थी वो आसानी से चढ़ के बाहर निकल गए। अच्छा, दूसरा आपने इस बार भी देखा होगा कि जो बाहर का वॉच टावर रहता है उसमें आदेश दिया रहता है कि अगर कोई वहाँ से बाहर निकलता है तो उसको आप शूट करो। लेकिन यहाँ भी वॉच टावर होगा, लेकिन उस वॉच टावर का भी आदमी इधर सोया होगा या उसको दिखाया ही नहीं देगा होगा। हो सकता है कि अंधेरा होगा या वहाँ अंधेरा किया गया होगा, दोनों संभव है। तो ये ऐसे जेल ब्रेक एक बार नहीं बहुत बार बहुत सारी जगह में हुए हैं। इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए ये मुमकिन है आपके हिसाब से? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर नासिर हुसैन, उसको इस्तेमाल जिस बात का करना। जिक्र प्रवीण दीक्षित जी कर रहे हैं, मतलब जितने सवालात हमारे मन में उठ रहे हैं शायद उनके मन में नहीं उठ रहे हैं, और पुलिस डिपार्टमेंट का इतना लंबा उनका तजुर्बा रहा है, वो कह रहे हैं ये मुमकिन है। देखिए, मैं प्रवीण दीक्षित जी जो बोल रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग जेल ब्रेक्स को लेके, वो अपना एक्सपीरियंस हम पे दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं तो, मेरे मन में जो सवाल उठ रहा है, यानी हमारे पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाया गया, यानी तो देश के अलग अलग लोग जो इस सवाल उठा रहे हैं, मैं सिर्फ वही बात करूंगा ना। मैं मुझे ये नहीं समझ में आता है कि 8 कन्विक्ट्स यानी 8 अंडर ट्रेल्स अलग अलग बैरक्स तोड़ते हैं, फिर इकट्ठे होते हैं, और की चाबी उनकी टूथब्रश से चाबी बनती है,
वहां पे कोई कहता है कि उन्होंने बेडशीट्स इस्तेमाल किया। जेल में बेडशीट नहीं होते, ब्लैंकेट्स होते हैं। 35 फीट की दीवार स्केल करके पार कर देते हैं। दूसरी दीवार जो 5 फीट की होती है उसको वो लोग स्केल नहीं कर पाते, वहां पे जो मालूम वो गार्ड को मार देते हैं। मतलब और उसी दिन सीसीटीवी काम नहीं करती है। 80 लोग वीवीआईपी के नौकरी में बाहर भेजा जाता है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वाकई में सिक्योरिटी लैब्स है या इसमें कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, या नहीं तो इस तरीके का एक एनकाउंटर स्टेज करवा के आने वाले यूपी इलेक्शन के पहले ये 56 इंच की छाती का जो 56 इंच के जो छाती वाला जो डिबेट चल रहा है ना, एक तरफ सर्जिकल स्ट्राइक हमने करवाया, यहाँ पे ये अश्वनी जी जब आप बात कर रहे तो मैंने बात नहीं किया था। आप जब बात किए थे मैंने बात नहीं किया था। शब्द का जिक्र हो रहा है साजिश। जब किस तरह की साजिश हो सकती है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन 8 कैदियों को जानबूझकर भगाया गया पहले, फिर उनका एनकाउंटर कर दिया गया? साजिश कैसी देख रहे हैं आप? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें वाकई में कोई कॉन्स्पिरेसी है क्या इसका? और वो क्योंकि गुजरात भाई अमीक से सवाल था, अमीक से जी। गुजरात का जो एक्सपीरियंस है, फर्जी इनकाउंटर करके ये आतंकवादी संगठन वो आतंकवादी संगठन करके जो इनकाउंटर हुए, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे आईपीएस ऑफिसर जेलों में आज सड़ रहे हैं। वो आप कह चुके हैं। जेलों में इसलिए सड़ रहे हैं। यहां पर क्या देख रहे हैं आप? यहां पर ये गुजरात की पॉलिटिक्स को मध्य प्रदेश में लाया गया है और ये चाहते हैं कि जो लड़के जजेस ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इनको बेल मिलने वाले थे, तो ये क्योंकि एक पर्टिकुलर परिवेश से, पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं, जब से ये सरकार आई है दलितों को मार रहे हैं गोरक्षकों के जरिए। आप ये कह रहे हैं कि ये 800 ट्रायल्स जो मारे गए थे इनमें से ज्यादातर को बेल मिलने वाली थी? इनमें से 4 से 6 केस के मामले में अगर ये हमारे वकील साहब भी ईमानदार वकील हैं, वो फाइल मंगवा ले जिसमें उनको उनके बारे में कहा गया कि अगली डेट पे उनको बेल मिलनी है। तो क्या हुआ ऐसे? मैं तो ये कह रहा हूं कि इन सारे मामले में प्रदेश सरकार ने जो भी जांच गठित हुई है उसमें कुछ नहीं होना है। आज देश में बहुत मतलब ये हर तरफ से आवाज आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, सिटिंग जज के निगरानी में एक मतलब आपको हाई कोर्ट के जज के ऊपर भरोसा नहीं है? कैसे ये अंडर ट्रायल्स नहीं तो जेलों से न्यायिक जांच की बात तो की गई ना, वो कह रहे हैं न्यायिक जांच कराएंगे। कोई मतलब नहीं है उसका, कुछ जांच का कोई मतलब नहीं, उसका कोई रिजल्ट नहीं आना। लेकिन क्यों? क्योंकि हमको भरोसा है देश के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे। आज अरे भैया आपको हाई कोर्ट के जज पे भरोसा नहीं है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस मतलब हाई कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको? आज तो रुमाल लेकर रो रहा है। वो कह रहे हैं हाई कोर्ट के जज पे भरोसा नहीं है आपको? जो वो सिटिंग जज नहीं है, वो सिटिंग जज नहीं, रिटायर्ड जज है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो। इनको डर क्या है? इनको डर तो एनआईए जांच की भी है। इनको मालूम है कि इनके ऑफिसर जेल में जाएंगे जिन लोगों ने कत्लेआम किया है। और सवाल यह है कि जब एटीएस के चीफ ने यह बोला कि उनके पास कोई हथियार नहीं थे, देश आपको देख रहा है, हथियार दिखाए गए, आप गद्दारों का पक्ष ले रहे हैं, आपको कहां से हथियार है उनके पास? फिर चुनाव आएगा, ऐसा है। आप गद्दारों के साथ रहिए, आपको झूठ बोल रहे हैं। आप गद्दारों का साथ दीजिए, आप आतंकवादियों का साथ दीजिए, आपको मुबारक। एटीएस के चीफ झूठ बोल रहे हैं। एटीएस के चीफ ने कहा कि उनके पास कोई हथियार नहीं था। अरे बटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, तब भी आपके हिसाब से हथियार दिया? किसने हथियार दिया? आप लोग तो इसरत जहां को भी निर्दोष मानते हो, आप लोग कसाब को निर्दोष मानते हो, आप तो अफजल गुरु को भी निर्दोष मानते हो, आप लोग बता देना चाहते हैं देश का दलित, आप तो सारे आतंकवादियों को निर्दोष मानते हो। मुसलमान इस वक्त भड़का हुआ है और आप लोगों को ऐसी राजनीति वाली राजनीति मत करिए, आपको छोड़ेगा नहीं। आप जनता जाग चुकी है, आप जनता जानती है कि कौन किसको क्या मानता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि जिसको अदालत ने दोषी ठहरा दिया, गुनहगार ठहरा दिया, वो गुनहगार है मेरी नजरों में, क्योंकि इस देश की जुडिशरी पर मुझे पूरा भरोसा है और इस देश के हर नागरिक को पूरा भरोसा है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं और ब्रेक के बाद यह सवाल भी उठेगा, क्योंकि यह बात हो रही है ऑलरेडी, जिसका भी जिक्र हुआ कि राजनीति तो कहीं नहीं होगी इस मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में एक जगह उपचुनाव है और वहां पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश का आरोप लग रहा है बीजेपी पर। यह भी सवाल उठाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो भोपाल एनकाउंटर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। बहस के आखिरी दौर में इस वक्त हम पहुंच चुके हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, कांग्रेस ने आज ये आरोप लगाया कि भाई जिस तरह से गार्ड्स वहां पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ 50 गार्ड्स ही मौजूद थे सेंट्रल जेल में, इतना जबरदस्त सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और ये इतना गंभीर मामला है कि इस पर मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हो सकता है कि ये आरोप राजनीतिक हो, लेकिन अपने आप में इसे आप कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, व्यवस्था में खामी थी निश्चित रूप से, इसीलिए वो लोग भागने में सफल रहे। उसके लिए बाकायदा एक हाई कोर्ट के जज के अधीन एक कमेटी बना दी गई है, पूरी जांच हो रही है। लेकिन समीर, मैं 2-3 बातें आपको बस 1 मिनट का टाइम लूंगा आपसे। नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री आपको याद होगा 2004 से 2014 पिछले 10 साल में क्या होता था, हर हफ्ते पुलिस वालों की कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कारनामा हमने करके दिखाया है। समीर, मुझे अपनी बात, समीर मुझे आप समय दे दें 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आपको याद होगा पिछले 10 साल में चर्चा होती थी, इस हफ्ते 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, इस हफ्ते 3000 करोड़ का हुआ, इस हफ्ते 2G हो गया, इस हफ्ते कोयला घोटाला हुआ, इस हफ्ते राजा घोटाला हुआ, इस हफ्ते कलमाड़ी घोटाला हुआ, इस हफ्ते कनीमोजी घोटाला हुआ। तो पिछले 10 साल में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल, ये कम्युनिस्ट उसी के सहयोगी दल है, इन लोगों ने 10 साल में लगभग 12 लाख करोड़ रुपए लूट लिया। 12 लाख करोड़ लूट के अपना थाली भर लिया है। अब इनको खाने को मिल नहीं रहा है, अब इनको बड़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि अब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा बचा नहीं है हमारी सरकार में। 2.5 साल से ज्यादा हो गए, 1 रुपए का भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। मुद्दा बना दिया। पंडित जी ने आपसे ये पूछा था कि जब आप भी ये मान रहे हैं और अब हर कोई ये मान रहा है कि जबरदस्त खामियां हुई हैं, तो इस मुद्दे पर अपनी पीठ कैसे थपथपाई जा रही है? ये क्यों कहा जा रहा है कि भाई हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया? ठीक है, यही तो कह रहे हैं। हाँ, ये हमारी सरकार है जिसकी वजह से विपक्षी पार्टियों को भ्रष्टाचार का कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। अब ये इसलिए आतंकवादियों के साथ खड़े हो गए हैं, अब ये अलगाववादियों के साथ खड़े हो गए, अब ये देश के गद्दारों के साथ खड़े हो गए। मुबारकबाद देता हूँ। हम मध्य प्रदेश में वेपन स्कैम हुआ है, कांग्रेस 200 लोग मारे गए वेपन स्कैम में। आपकी ये घोटाला नहीं है क्या? सोनिया गांधी रोई नहीं रोई? ये वेपन स्कैम घोटाला नहीं क्या? और सिर्फ कोरी पॉलिटिक्स हो रही है यहाँ पर, या फिर वाकई कोई सीरियस बयान दिए जा रहे हैं? प्लीज मुझे समझाइए। वेपन स्कैम की बात कीजिए, वेपन स्कैम की, पीडीएस स्कैम की बात कीजिए, ललित गेट की बात कीजिए। इस बार रोई कि नहीं रोई ये बताइए पहले। मलया गेट की बात कीजिए। आप केवल इतना बता दो, इस बार सोनिया गांधी फूट के रोई कि नहीं रोई? सीताराम येचुरी फूट के रोए कि नहीं रोए? अरे उपाध्याय जी, के बाद ये लोग फूट के रोए थे। तड़ी पारों की जो पार्टियों के लोग है ना, आप लोग ज्यादा मोरल की बात पॉलिटिक्स में मत करो। राजनीति करने वाले क्या पूछेंगे हमसे? तड़ी पारों की पार्टी के लोग हो आप लोग, ज्यादा मोरल की बात ना करो। मध्य प्रदेश के भोपाल के इनकाउंटर पर चर्चा करो। ने बताया था कि खून की दलाली करने वाले क्या पूछेंगे हमसे? नहीं, आइए ना इस पे, व्यापम पे आ जाइए, व्यापम पे। खून की दलाली करने वाले क्या पूछेंगे हमसे? हम करप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। प्रवीण दीक्षित जी हमारे साथ मौजूद है, एक न्यूट्रल वॉइस को सुन लेते हैं। एक मिनट अश्विनी जी, डॉक्टर नासिर हुसैन, अमीक, प्रवीण दीक्षित हमारे साथ मौजूद है, एक न्यूट्रल वॉइस को हम सुन लेते हैं। प्रवीण जी, आपके हिसाब से जो कुछ भी हुआ भोपाल में, उसके बाद क्या मॉरल ग्राउंड सरकार के पास बनता है कि वो इस पूरे मसले पर अपनी पीठ थपथपाए और कहे हमने बहुत बड़े कारनामे को अंजाम करके दिखाया है? क्या यह मॉरल ग्राउंड सरकार के पास है? देखिए, ऐसा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस है और एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के लिए शासन ने तुरंत, जैसा हमने सुना, वहाँ के जो हाईएस्ट अफसर्स थे, जैसे एडिशनल डीजीपी है, वहाँ के डीआईजीपी है, वहाँ के सुपरिंटेंडेंट है, उनको तुरंत सस्पेंशन की ऑर्डर शासन ने इशू की है। या अगर इनको लैप्सेस शासन मानती है, इसीलिए शासन ने ये तुरंत कदम उठाया है। शासन ये नहीं मानती है कि ये सब ठीक है और ये सब ठीक ठाक हुआ है, इसीलिए शासन ने ये तुरंत निर्णय ले लिया है। शासन ये भी मानती है कि पिछले 2 साल से जब इसमें काफी इंप्रूवमेंट करने के लिए स्कोप था, जैसे सकता है। अमीक, आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। तिवारी जी सुनिएगा, दीक्षित जी, प्रवीण दीक्षित जी सुनिएगा जी। दीक्षित साहब, क्योंकि आप एक निष्पक्ष हैसियत से बात कर रहे हैं और बहुत ही आप ईमानदार अफसर है, बहुत नाम सुना हमने। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि एटीएस के चीफ साहब ये कह रहे हैं
कि उनके पास से कोई हथियार नहीं मिला। तो ये जो हथियार दिखाए गए हैं और जेल के सिक्योरिटी लैप्सेस हमारे सामने, ये कहां से आए होंगे सर? देखिए, बात सही है कि इन्होंने जो गार्ड था, जेल का गार्ड था, उसका मर्डर तो किया है। अब वो कौन से हथियार से किया है नहीं किया है वो इंक्वायरी में पता चलेगा। उनके पास कौन से हथियार थे नहीं, नहीं वो थे, जो मौके पे हथियार दिखाए गए वो कहां से आ गए? नहीं, वही मैं पहले भाई एटीएस चीफ को तो बताएंगे ना कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। उसका तो मर्डर हो चुका है। मतलब एटीएस चीफ का कोई काम ही नहीं है इस पूरे ऑपरेशन में। वाह। नहीं, देखिए जो नहीं, देखिए ऐसा है, एटीएस जब जेल के अंदर से कोई जेल के सस्पेक्ट्स भाग रहे हैं तो उस समय वहां एटीएस का आदमी नहीं होता है, वो खाली जेल के लोग रहते हैं। तो जेल के बाद बाहर जाने से सर उसको रिपोर्टिंग नहीं हुई होगी जब आप इतनी दूर बैठे हुए हो। मुझे लगता है कि ये थोड़ा पॉलिटिकल सवाल था, मैंने आपसे पूछ लिया। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब, आप अगर इसका जवाब दे सकें, क्या आपको लगता है कि सरकार के पास ये मॉरल ग्राउंड है कि इस पूरे मसले का क्रेडिट लिया जाए, पीठ थपथपाई जाए अपनी? देखिए, एक इंक्वायरी कमीशन बैठाने से ये अपना मॉरल ग्राउंड, हाई मॉरल ग्राउंड ले नहीं सकते, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की सरकार का 2005 से लेके अब तक जितने कमीशन इन्होंने बिठाए थे, किसी भी कमीशन का रिपोर्ट आज तक इन्होंने प्लेस नहीं किया है। चाहे वो पेंशन स्कैम का था जिसमें 55-56 हजार लोगों इन्वॉल्व थे, एनके जैन कमीशन था, उसका रिपोर्ट आज तक नहीं आया। पेटलाबाद में जो है बीजेपी के बीजेपी के एक लीडर के गोदाम में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 90 लोग मारे गए थे, उसका कमीशन बैठा था, उसका भी आज तक रिपोर्ट नहीं आया। उसके बाद सक्सेना कमीशन बैठा था स्टैंपेड को लेके, उसका भी रिपोर्ट आज तक नहीं आया। आज जो जस्टिस पांडे जिसके अंडर एक कमीशन है, इन्हीं के अंडर 2006 में स्टैंपेड का एक कमीशन बिठाया गया था, उसका भी रिपोर्ट आज तक इन्होंने प्लेस नहीं किए। शिवराज सिंह चौहान का ये पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि आज तक एक भी कमीशन का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहीं भी प्लेस नहीं किया है। अश्विनी जी, इसका जवाब दीजिएगा। डॉक्टर नासिर हुसैन साहब ने बहुत अहम सवाल उठाया है। वो कह रहे हैं कि इंक्वायरी बैठ तो जाएगी, कमीशन बैठ तो जाएगा, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। उसके लिए कोई कम्युनिस्ट का नेता गया क्या? बिल्कुल भरोसा नहीं उनको। वल्चर पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप, मुबारक हो आपको। ठीक है, खून की दलाली आप कर रहे हैं, आप दलाली पॉलिटिक्स करते रहिए। पिछले हमें आतंकवादियों के मारने की कोई तकलीफ नहीं है, हमें जो अकेला वो सिपाही मारा गया उसकी तकलीफ है। पिछले 11 इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। आप आतंकवादियों के साथ खड़े रहिए, हम सिपाहियों के साथ खड़े हैं, हम सुरक्षा बलों के साथ खड़े हैं, हम आतंकवादियों के साथ नहीं रहते हैं। अरे आतंकवादी तो प्रज्ञा है, आतंकवादी मैं आपको बता रहा हूं, सिपाही भी मारा गया। बताओ पहले कांग्रेस का एक भी नेता, आप सिपाहियों के साथ तो खड़े हैं, लेकिन एक सिपाही भी मारा गया है, इसलिए निष्पक्ष जांच बहुत जरूरी है। और सीबीआई के थ्रू जो रिहा कर रहे हैं वो लोग आतंकवादी हैं। आपकी पार्टी का एक भी समीर साहब, मुझे तो ये लगता है, हाँ आप लोग तो ठीक है, एक एक करके अमीक जी, आप लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ हमारे व्यूअर्स तक पहुंच नहीं पाएगा। समीर साहब, मुझे तो ये लगता है जी कि ये जो सिमी जैसे जो संगठन भी है ना, ये सिमी के नाम पे जो लोगों को पकड़ा भी गया है, मेरा तो ये मानना है उस सहित ये जो यादव जी की जो हत्या भी हुई है, मैं कहता हूं ये 8 हत्या नहीं हुई, ये 9 हत्या हुई है। इन 9 के मामले में मैं आपको बता रहा हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सिटिंग जज से जांच बैठे, आप देख लीजिएगा कि पूरा ये जो जेल का काबीना है ना, वो जेल जाएगा और पता चलेगा कि कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे। ये दरअसल चाहते हैं कि ये जो गुजरात में पूरा दलित खसक गया, ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण करने के लिए दोबारा से वो जो गुजरात में आतंकवाद की राजनीति हो रही थी, अपना उत्तर प्रदेश में वोट बैंक ठीक करना चाहते हैं। फिर भी आपने सवाल खड़े कर दिए। ठीक है अश्विनी जी, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा। अश्विनी जी, लास्ट कमेंट में आपसे चाहूंगा। आपके ऊपर आरोप ये लग रहा है, आपकी पार्टी के ऊपर, कि दरअसल इस मामले का आप राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, चुनाव में भुनाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, और न्यायिक जांच से कुछ निकलकर आने वाला नहीं है, यह भी आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने। लास्ट कमेंट आपसे, मुझे एंड करना है इस बहस को। देखिए, मेरा एक कमेंट है, कांग्रेस गद्दारों के साथ खड़ी है, कांग्रेस अलगाववादियों के साथ खड़ी है, हम सिपाही के साथ खड़े हैं, हम सैनिकों के साथ खड़े हैं।
इसलिए हमारी पार्टी अरे के जो वाह! शहीद हुए थे यादव जी, उनके परिवार से हम लोग और मिले, बीजेपी उनके जो पास है गए, उनकी अफजल मदद गुरु की किया। पार्टी के और साथ खड़ी कांग्रेस है। का एक भी नेता, कांग्रेस का एक भी नेता नहीं, वो जो सिपाही भाजपा शहीद हुए, अफजल गुरु के रमाशंकर साथ यादव खड़ी के है घर पे आज तक कश्मीर नहीं गया। इसलिए मैं कह रहा हूँ पंडित जी, भारतीय जनता पार्टी पंडित देश जी, की सुरक्षा के साथ खड़ी है, देश के लोगों के साथ खड़ी है। पंडित जी, और कांग्रेस अफजल और गुरु की पार्टी बाकी के की साथ बच्ची कश्मीर में पार्टियां, खड़े कम्युनिस्ट हो। पार्टी अलगाववादियों ये के है साथ तो खड़ी ये है गद्दारों आपका के साथ खड़ी है। राष्ट्रवाद। अफजल गुरु की समर्थक पार्टी के साथ खड़े हैं पंडित जी। आप ठीक है, डॉक्टर आप उसकी नासिर चिंता हुसैन, मत करिए, हमें राष्ट्रवाद 10 मत सेकंड है हमारे बताइए। पास। डॉक्टर नासिर देश हुसैन, देख रहा है आप किसके साथ खड़े हैं। आप इशरत जहां के साथ खड़े हो जाते हैं, आप याकूब मेनन अरे के साथ आप खड़े हो अफजल जाते गुरु के हैं, साथ आप खड़े हो। अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते हैं, आप कसाब के अच्छा, साथ आपकी खड़े हो पार्टी जाते में हैं, तड़ीपार जितने कौन भी है? आतंकवादी उनके तड़ीपार? साथ आप लोग खड़े हो जाते हैं, और आपकी तो नेता फूट फूट के अरे रोती है। आपकी पार्टी में तड़ीपार कौन बटला है? हाउस नाम इनकाउंटर बताइए। हुआ था तो आपकी ठीक है, सोनिया मुझे- गांधी जी फूट फूट के कौन था कमरे में पंडित रोती जी है। आपकी राहुल पार्टी मुझे में गांधी लगता जी नहीं तड़ीपार? अश्विनी जी की इस तरह से बहस जो है वो किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी, लेकिन उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि न्यायिक जांच अब अगर हो रही है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और बहुत सारे सवालात जो इस वक्त लोगों के जहन में उठ रहे हैं उनमें से कम कुछ सवालों के जवाब हमारे सामने आ जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर जमई आपका, अश्विनी उपाध्याय आपका, डॉक्टर नासिर हुसैन और प्रवीण दीक्षित साहब हमारे साथ इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। मंडे को आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, नई डिबेट के साथ। तब तक के लिए शब बखैर।